शिवसेना को बारे में कोशिश हो रही है, ये हम सुनने में आ रहा है। तो ऐसा लगता है कि विपक्ष यानी इंडिया अलायंस एक तरफ तो अपनी मजबूती को रेखांकित कर रहा है कि वो कहीं से जो ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि उद्धव ठाकरे और फिर उसके बाद शरद पवार ये लोग जा सकते हैं, तो एक तरफ तो ये संकेत है कि इंडिया अलायंस उतना ही मजबूत है। और बिहार के चुनाव के मद्देनजर भी, और बिहार में जो चल रहा है खास करके चुनाव आयोग की भूमिका, उसके मद्देनजर वो मुस्तैदी से लड़ने के लिए तैयार है। और जो 2-3 दिन के भीतर घटनाक्रम हुआ, एक तो आप कांवड़ियों वाला देख लीजिए, मिर्जापुर के रेलवे स्टेशन पर जो सेना के एक जवान के साथ किया गया। दूसरा, सेना को लेकर के जो लद्दाख के राज्यपाल का बयान है, इस बयान के मद्देनजर अगर देखिए तो बीजेपी जिस छद्म राष्ट्रवाद के बल पर जिसने चुनाव जीते, जो सरकार में आई, जो बराबर छाती पीटती थी कि देखिए सैन्य राष्ट्रवाद है और ये इसको लेकर के विपक्ष नरमी बरतता है, या कई बार तमाम तरह के आरोप लगाए जाते थे। लेकिन अब लगातार जो ट्रंप कह रहे हैं कि 5-5 जेट गिराएगा, वो किसके गिराएगा ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद सेना के अधिकारी इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि क्या नुकसान हुआ, और नुकसान के पीछे की वजह सेना नहीं थी, सेना के फैसले नहीं थे, बल्कि सरकार के अपने फैसले थे। सरकार अपना दामन किसी तरह से बचाना चाहती थी, और जो नरेंद्र मोदी की खामोशी रही लंबे समय तक, कि एक भी वक्तव्य आज तक उन्होंने नहीं दिया कि ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं उसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो इंडिया अलायंस अब एक और मजबूती की तरफ, जिसके टूटने की बार बार कयास लगाए जाते हैं, वो बहुत स्पष्ट रूप से संकेत ये दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को अब तो कमजोर करने की बात बेमानी है, लगभग खत्म करने की जो साजिश चल रही है। और मैं समझता हूँ इसको कहते हैं ना कि जब दीपक बुझने वाला होता है ना, तो लौ उसकी थोड़ी तेज हो जाती है। जो बेशर्मी के साथ चुनाव आयोग का दुरुपयोग हो रहा है बिहार चुनाव में, आप वोटर लिस्ट से लोगों के नाम गायब कर रहे हैं। अभी प्रशांत जी ने बताया कि 50% से ज्यादा लोगों की ये चिंता है कि उनका वोट रहेगा कि नहीं रहेगा। तो जो राजनीतिक आजादी, जो राजनीतिक अधिकार मिला लोगों को, उसको खत्म करने की जो साजिश चल रही है, उसको बेपर्दा करना विपक्ष का काम ही नहीं, बल्कि पूरी एकजुटता के साथ उसको एक्सपोज करना और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना। एक तीसरा और संकेत कि अभी संसद का सत्र शुरू होने वाला है, उसके पहले जो ईडी की छापेमारी हुई है, चाहे वो बघेल साहब के यहाँ हुई हो या रॉबर्ट वाड्रा को शिकंजे में कसने की तैयारी हो, तो संसद सत्र के पहले विपक्ष को डराना ईडी के जरिए, वही खेल शुरू हो रहा है। तो संसद सत्र में क्या तैयारी होगी इंडिया अलायंस की, ये भी कहीं ना कहीं उस बातचीत का हिस्सा होगा। और ये हम लोग संसद सत्र में देखेंगे कि इंडिया अलायंस किन मुद्दों पर मुखर होता है, कि जो ईडी और सीबीआई के जरिए विपक्ष को डराने की कोशिश होती है, उसके खिलाफ हम एकजुट होकर के लड़ेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। गर्ग साहब के पास जरा आते हैं, जल्दी से उनसे समझते हैं कि जरा स्क्रीन पर ले आइएगा जी। गर्ग साहब, एक तरफ चिट्ठी 35 नेताओं को लिखी गई इधर बिहार से तेजस्वी यादव की तरफ से, दूसरी तरफ अभी आप तस्वीर देख रहे हैं, इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है, जूम मीटिंग, बहुत अहम मीटिंग हो सकती है, इस पर आपका नजरिया। और इन सब के बीच अब एसआईआर का काम बहुत आगे बढ़ चुका है। चुनाव आयोग ने आज फिर से प्रेस रिलीज जारी कर दी है, और उस प्रेस रिलीज में 41 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम कट गए हैं, ये इसकी घोषणा भी हो गई है। ज़रा आपसे भी समझना चाहता हूं कि क्या अभी जबकि लिस्ट फाइनल नहीं है और नाम काट दिए गए, ये कैसे संभव है? एक बात। दूसरी बात, इधर तेजस्वी यादव की चिट्ठी के क्या मायने यहाँ निकाले जाएं? तीसरी बात, इंडिया गठबंधन यहाँ कितना दबाव, कितना प्रेशर, कितना जोर लगाता हुआ, बैठक में क्या हो रहा है ये तो बाद में हम समझेंगे, लेकिन अभी तक में चूंकि परसों से संसद का सत्र, जो मानसून सत्र है, उसकी शुरुआत हो रही है, इसलिए इस लिहाज से देखिए, ये इंडिया गठबंधन की जो बैठक है, जिसका जूम आपने दिखाया,
बहुत ही अद्भुत दृश्य है और ये डराने के लिए काफी है। ये जो सरकार है इसको, सब लोग आशंकित थे, मैं भी था। मुझे भी लग रहा था कि कम से कम 3 लोगों के बारे में मेरे मन में भी था। शरद पवार को लेकर था, उद्धव को लेकर था और ममता बनर्जी को लेकर था। ममता बनर्जी ने तो आखिरी मौके पर तय किया, पहले तो यही कहा था कि हम बैठक में नहीं आएंगे, फिर अभिषेक बनर्जी आ गए। ये महाराष्ट्र का और बंगाल का होना इसमें सबसे ज्यादा जरूरी था राजीव जी, जी क्योंकि सारी नजरें, क्योंकि अखिलेश को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, तेजस्वी को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। उमर अब्दुल्ला तो बहुत जबरदस्त तरीके से कॉन्फ्रंटेशन कर रहे हैं इस समय, जो उनको दरगाह पर जाने से रोका गया, शहीदों की मज़ार पर जाने से रोका गया। ऐसे वक्त पर ये जो जूम with Lucid and आप, ये पूरे देश में एक नए तरह का और जनता के बीच में ताकत पैदा करेगा। वो ये कहेगा कि ये ईडी के हमलों से भी ये लोग नहीं डर रहे हैं, एजेंसियों का खौफ काम नहीं कर रहा है। क्योंकि आपने पूछा कि ये तेजस्वी की चिट्ठी, तेजस्वी की चिट्ठी का जो मूल स्वर है वो ये है कि ये ऐतिहासिक मोमेंट है, बिहार का चुनाव, ये डू एंड डाई मोमेंट है और ये शक्ति परीक्षण है मोदी जी में और विपक्ष में। और अगर इसमें ये हुकूमत जीत जाती है बिहार में, तो हम कल्पना ही केवल कर सकते हैं कि देश में क्या होगा। तो ये आप ये देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन का, तभी द वायर की स्टोरी में पढ़ रहा था तो उसमें उन्होंने बताया है कि 36 लाख लोग अपने पदों पर नहीं मिले। और जो दूसरी लाइव रिपोर्टिंग हमारे बहादुर जो जर्नलिस्ट कर रहे हैं उसमें ये पा रहे हैं कि जो लोग जिंदा नहीं हैं उनके नाम जुड़ रहे हैं और लोग जो जिंदा हैं उनके नाम कट रहे हैं। तो आप ये जो चल रहा है पूरा का पूरा बिहार में चल रहा है, ये बहुत सरकार को जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि मृतक लोगों के नाम जोड़े जाएं। मतलब सरकार की जान की बचाने के लिए जरूरी है कि जो मुर्दा लोग हैं उनको जोड़ा जाए। तो आप सोचिए कि सरकार जो है वो किस हालत में पहुंच गई है। मतलब एक बड़ा आश्चर्य करने वाली बात है कि देश में, और ये जो आज ट्रंप की तरफ से जो आया है 5 विमान वाला पूरा मामला, जो 5 जेट हैं, आप सोचिए कि एक एक जेट जो है वो $25 करोड़ का होता है। $25 करोड़ मतलब आप सोचिए कि डॉलर में 25 करोड़, रुपए में नहीं। और एक डॉलर की कीमत कितनी होती है, तो 5 बता रहे हैं, तो आप जोड़ लीजिए कि कुल मामला $2.5 अरब का बनता है। तो ये जो $1.5 अरब का बनता है, ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये बहुत। दूसरी बात, उन्होंने 24वीं बार ये कही कि उन्होंने व्यापार की धमकी देकर, ट्रेड वॉर की धमकी देकर दोनों के बीच में लड़ाई रुकवाई। आप मानकर चलिए राजीव जी कि ये जो सरकार है ये संसद चलाएगी नहीं, चलने नहीं देगी। आमतौर से विपक्ष पर आरोप रहता है कि विपक्ष संसद को नहीं चलने देता है। इस बार देश की जनता देखेगी कि सरकार नहीं चलने दे रही है। जो मतलब विपक्ष इतना हो हल्ला मचाता है, जब ये बीजेपी विपक्ष में थी तब ये भी लोग हल्ला मचा के मनमोहन सिंह को खूब तंग किया इन लोगों ने।
तो ये पहली बार देखेंगे कि ये आप सरकार चलाना ही नहीं चाहती। ये लोग देखेंगे क्योंकि सरकार किन किन मुद्दों पर जवाब देगी। ऑपरेशन सिंदूर पर देगी, पहलगाम पर देगी। पहलगाम के बारे में आज तक केवल जयशंकर से जब वो डेनमार्क के टीवी ने ये पूछा था कि आपने पकड़ लिया है क्या उन लोगों को, तो उन्होंने कहा कि हमने उनको आइडेंटिफाई कर दिया है। आप सोचिए कि इतनी शर्म की बात है। और अभी ये चीन हुआ है, जयशंकर और कह रहे हैं कि बायलैटरल जो है हमारे संबंधों को काफ़ी इम्पेटस मिला है पिछले महीनों में। ये सरकार बिल्कुल कगार पर है राजीव जी डूबने के। और आपने अगर वो सुना हो, उनका एक बीजेपी के जो सबसे वाचाल एमपी हैं संसद में, जिन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि मोदी जी को बीजेपी की जरूरत नहीं है, बीजेपी को मोदी जी की जरूरत है। इसमें सब कुछ शामिल है कि बीजेपी की आज ऐसी हालत हो गई है कि मोदी जी नहीं तो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ये लोग मोदी जी को बनाए रखने के लिए वो सारे काम करेंगे। ये मतलब वो अगर सरकार में जान नहीं है तो भी उसका पुतला लेकर ये लोग घूमते रहेंगे। तो इसलिए ये एक बहुत ही हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। आप देखिए ना कि सीपीएम के साथ लड़ाई है केरल में कांग्रेस की, ये जो चुनाव होगा केरल का जी पर सीपीएम के जो है बेबी बैठे हुए हैं इसमें बैठक में, बेबी बैठे हुए हैं। तो इसलिए ये जो जूम की जो बैठक है, और ये जूम की बैठक इसलिए जरूरी है कि इसको वो भी देख रहे होंगे, मोदी जी भी देख रहे होंगे कि अगर आपके पास इसका स्क्रीनशॉट है तो उनके पास तो हो गई, पहले से पहुंच गया होगा। जी पहले से पहुंच गया हो। तो 1-on-1 अगर होती किसी कमरे में, तो हो सकता है कि फोटोग्राफर सारे लोगों के फोटो नहीं ले पाते, पर इसमें तो सब लोग दिख रहे हैं। तो ये बीजेपी को डराने के लिए काफ़ी है। और बीजेपी के सामने चुनौती है कि वो एनडीए के घटकों की ऐसी कोई मीटिंग का जूम दिखाए कि जनता को कि उनके साथ कोई खड़ा है कि नहीं खड़ा। तो ये मेरा मानना है राजीव जी कि ये लड़ाई जो है फाइनल फेज में है। और इनके पास डेमोक्रेटिकली तो बचने के लिए कोई बचा नहीं है कोई भी। जी अब ये अगर कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कोई ऐसा करते हैं, पार्लियामेंट में कोई ऐसी बड़ी घोषणा कर देते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं कि तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में आपने देखा घेरने की तैयारी है। बिल्कुल बिल्कुल 29 जुलाई को वो पूरा का पूरा मामला। एक जो चीज़ है इम्पोर्टेंट है वो ये देखने की है कि इलेक्शन कमीशन का एफिडेविट आज जो सोमवार को मिलने वाला है पिटीशन के जवाब में, उसमें वो क्या करते हैं, क्या उसमें कंसीड करते हैं, क्या जो डिमांड है या सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव दिया था उसको कंसीड किया है क्या। अगर नहीं किया है तो फिर 28 तारीख तक जो पिटिशनर्स को अपने एफिडेविट देना है उसमें क्या लिखते हैं, और फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो इलेक्शन बिहार के रिवीजन को लेकर जो चल रहा है वो उसका फैसला पार्लियामेंट सेशन के बराबर आ जाएगा, पार्लियामेंट के सेशन के दौरान आ जाएगा। जी सरकार की एकमात्र उम्मीद सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की एक्सरसाइज को लीगल ठहरा देता है, चाहे फिर वो नागरिकता की जांच का ही मामला क्यों नहीं हो, तो सरकार कहेगी कि हमारे हाथ बहुत मजबूत हो गए हैं, तो पूरे देश में करेंगे ये। इसलिए मुझे लगता है कि ये आने वाला टाइम जो है बहुत
बहुत महत्वपूर्ण है और My work is easy. सभी साथी जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए भी है काफी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा आता हूँ आपके पास गर साहब, जरा जल्दी से आना चाहता हूँ। शकील अख्तर जी, आपके पास कुछ खबर आई क्या, क्या चल रहा है जो जूम मीटिंग में, क्या बातें चल रही हैं, क्या एजेंडा क्या है, एजेंडे की कुछ भनक कोई जानकारी आप तक इस जूम मीटिंग की? क्या परसों से जो संसद का सत्र शुरू हो रहा है उस पर है ये, या एसआईआर को लेकर भी है, क्या कुछ है इस जूम मीटिंग में? क्योंकि तस्वीरें तो बड़ी अच्छी आ रही है और सत्ता पक्ष के लिए डरावनी कही जा सकती है ये तस्वीरें। शकील जी। जी हाँ बिल्कुल राजीव जी। पहला एजेंडे का जो पॉइंट है वो संसद का अधिवेशन ही है और उसमें सबसे खास बात यह है कि पहलगाम के आतंकवादी जो है वो कहाँ है। संसद में ये इंडिया गठबंधन के जो आप देख रहे हैं ये सारे दल जो हैं इस सवाल को मिलकर उठाने वाले हैं और इसके अलावा जो एसआईआर है बिहार का सवाल वो भी मीटिंग में चर्चा का विषय बना हुआ है। जांच एजेंसियां ये एक और विषय है क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये सारे इशू जो है इन पर सारे नेता बोल रहे हैं, काफ़ी लंबी बातचीत हो रही है और कुछ पार्टियों के नेता जो हैं वो अपने पार्टी के लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, उनसे थोड़ा सा ब्रीफिंग ले भी रहे हैं इस विषय में क्या बात करना है। तो इससे थोड़ी थोड़ी बात कुछ सामने आ रही है, लेकिन पूरी बात क्या हुई है ये जब मीटिंग ख़त्म हो जाएगी इसके बाद एक ब्रीफिंग होगी जो यहीं दिल्ली में होगी, उसमें सारी बात सामने आ जाएगी। आप देख रहे हैं कि जो आपने ये फोटो डाला है इसमें सभी दलों के नेता आपको दिख रहे हैं जी। और ये एक अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है और ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी सोचने की बात है कि आम आदमी पार्टी ने इससे बाहर होके आज जो अपना खुद का नुकसान किया है वो उसको बहुत मुश्किल पड़ने वाला है, क्योंकि संसद के सत्र में सब लोग अगर एक साथ खड़े नहीं होते हैं तो जो अकेला रह गया उसी को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। मगर ये सोचने की बात आम आदमी पार्टी की है। दूसरी बात, एक जो सबसे खास बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दी थी चुनाव आयोग को, उसका क्या हुआ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आप किसी को सलाह देते हो और वो नहीं मानता है तो आपका अपमान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार को शामिल करो, वोटिंग कार्ड को शामिल करो जिसको कहते हैं, लेकिन किसी को आज की तारीख तक चुनाव आयोग ने शामिल नहीं किया है और रोज जो है वहां पे नाम कट रहे हैं जो आप बता रहे हैं। और जो तेजस्वी यादव ने लिखा था कि 4% पहले कट चुके हैं, 4.5% और कट रहे हैं। उनका अनुमान है 12 से 15% तक नाम कट जाएंगे चिट्ठी के अनुसार। 12 से 15% के नाम कटने का क्या मतलब है? 8 करोड़ मतदाता हैं, इसका मतलब है करीब 1.5 करोड़ तक मतदाताओं के नाम कट जाएंगे। चुनाव में मतदान के लिए जगह जगह अपीलें होती है और कई सालों से होती चली आ रही है। एक अपने वोट को इंश्योर करो, दूसरे वोट डालने जाओ, पहले मतदान फिर जलपान, और अब क्या हो रहा है कि आपके वोट के अधिकार को खत्म किया जा रहा है। तो ये सवाल भी आज जो है इस मीटिंग में उठाया जा रहा है। दूसरी बात कि सोमवार से जब ये सत्र शुरू होगा तो सरकार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी और इसमें ये कोई असंभव नहीं है कि मोदी सरकार ऐसे मौके पे, जैसे पिछली बार पहलगाम के हमले के बाद जब विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही थी, उन्होंने जाति गणना की घोषणा कर दी थी। इससे पहले उन्होंने इसी तरह महिला आरक्षण की घोषणा कर दी थी जो हुआ नहीं। ऐसे ही इस बार भी विपक्ष को आशंका है कि सरकार इसी तरह की कोई घोषणा करके मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन अब मुद्दा जो है ये डाइवर्ट होगा नहीं, क्योंकि जिस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं तो सरकार का मददगार केवल एक गोदी मीडिया बना हुआ है जो इन सारे मुद्दों को सामने नहीं आने दे रहा है। अभी जो बताया, मिर्जापुर के रेलवे स्टेशन पे सीआरपीएफ के एक जवानों को लातों से किस तरह मारा गया जी, और उन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई और उन्हें तत्काल बेल मिल गई, बेल मिल चुकी है उनकी। ये हालत हो रही है। आपने अभी बताया कि उत्तर प्रदेश का बीजेपी का मंत्री जो है, बिजली मंत्री, वो
कह रहे हैं कि बीजेपी की और नीतीश कुमार की जो सरकार है वो तो बिजली देती नहीं, एक आदमी दूसरे की पोल खोल रहा है। ये सारी बातें मीडिया सामने नहीं आने दे रहा है। 5 जेट की बात, सीजफायर की बात, ये मीडिया सामने नहीं आने दे रहा है। जिस दिन ये बातें लोगों के सामने आ जाएंगी उस दिन क्या होगा कहना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इस फोटो का जो आप दिखा रहे हैं जूम मीटिंग का, अपने आप में बहुत महत्व है। ये देख के वाकई जो है एक असर पड़ता है कि विपक्ष एक है, इंडिया गठबंधन एक है, और वो जो है इस वक्त सरकार को उन सारे सवालों का जवाब देने को बाध्य करेगा, बशर्त कि सरकार खुद जो है संसद चलने दे। और उम्मीद नहीं है कि सरकार इस सत्र को चलने देगी। सरकार खुद अपनी तरफ से व्यवधान पैदा करेगी और इस सत्र में जो होगा वो कहना अभी से बहुत मुश्किल है। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कहना मुश्किल है, आप सही कह रहे हैं। जरा प्रशांत टंडन जी जल्दी आपके पास आना चाहता हूं। वो तस्वीर इंडिया गठबंधन की बैठक की, ये क्या कहती है, आपका नजरिया? राजीव जी, पहले तो 2 सवाल हैं इसी गठबंधन की बैठक और आज की घटनाक्रम पे। एक सवाल है कि जो शकील जी ने कहा कि 1.25 करोड़ लोग करीब मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे, ये किस देश के नागरिक होंगे? इनको क्या किस देश का नागरिक माना जाएगा? क्या इनको वो तमाम सुविधाएं मिल पाएंगी जो सरकारी योजनाओं की होती हैं? उनका उनका इन 1.25 करोड़ लोगों का आधार क्या होगा भारत में रहने का? ये भी चुनाव आयोग तय करे। कभी कहीं ऐसा होता है कि करोड़ों लोगों, लाखों लोगों को आप नागरिकता उनकी छीन लेंगे? और दूसरा सवाल कि पार्लियामेंट सेशन के आसपास कई बार ऐसा संयोग हुआ है कि कोई रिपोर्ट आ गई अमेरिका से, कुछ और हो गया, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, तो ये बीजेपी के 5-5, 6-6 मंत्री ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि साहब सोरोस पार्लियामेंट के पहले एजेंडा सेट करता है। अब तो ट्रंप ने एजेंडा सेट किया है। उसने कहा 5 जहाज गिरे और 30 मैंने करवाया। 22वीं बार, 23वीं बार, कितनी बार आप लोग गिन रहे हैं? 24वीं बार जी गिनना बंद कर दिया। तो इसको क्या कहेंगे कि ट्रंप भी सोरोस फंडेड है, ट्रंप की फंडिंग भी सोरोस कर रहा है। ये मंत्री अब कहाँ है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ट्रंप के खिलाफ कि पार्लियामेंट के 2 दिन पहले ट्रंप ने फिर क्या दिया कि 5 जहाज गिरे और 30 मैंने करवाया था। अब तो पार्लियामेंट में उठेगा मामला ये, वैसे भी उठता। इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है। इस बैठक में एक तस्वीर जो बीच में दिख रही है नीली कमीज पे, जरा इस पे बात करना चाहता हूँ। उद्धव ठाकरे और संजय राउत, शिवसेना, 20 मिनट की बैठक हुई देवेंद्र फडणवीस से उद्धव ठाकरे की, और उसको लेकर गोदी मीडिया ने उनको जो है वो बीजेपी ज्वाइन करवा दी। अब उनका एक इंटरव्यू हुआ है और संजय राउत ने लिया है उनका इंटरव्यू। जरा उनके इंटरव्यू के 2-3 बिंदु मैं बता देता हूँ ताकि ये गलतफहमी दूर हो जाए और किस एजेंडा के साथ जो है ये गोदी मीडिया, ये नफरती मीडिया काम करता है। पहली बात उन्होंने कही है कि बीजेपी उनकी पार्टी को खत्म करने की साजिश कर रही थी 2022 में, ये बात उन्होंने कही है। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग को उन्होंने कहा पत्थर, और उस पत्थर को कोई कानूनी अधिकार नहीं कि उनका सिंबल को सीज कर ले। उन्होंने वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन की भी आलोचना की है और कहा है कि ये वन पार्टी वन नेशन और वन इलेक्शन की तरफ चीजें जा रही हैं। नरेंद्र मोदी के 75 साल पूरे होने पर भी उन्होंने बात रखी है। अभी गोदी मीडिया वो इस इंटरव्यू को लेकर कोई रिपोर्ट बना रहा है क्या? Hello, my name is Adam Ferrari, the chief executive. बहुत साफ तरीके से उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ भी की उस इंटरव्यू में, और ये भी कहा है कि मोदी को अगर 2024 के चुनाव में बहुमत नहीं आया, वो महाविकास आघाड़ी की वजह से नहीं आया। महाराष्ट्र में जो हम लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा, और किताब दी उन्होंने जब 20 मिनट मिले देवेंद्र फडणवीस से, बहुत महत्वपूर्ण है।
उन्होंने किताब क्या दी है? उन्होंने किताब दी है कि वाई डू वी नीड हिंदी, हिंदी की आवश्यकता क्या है। वो किताब मूलतः तीन भाषाओं के फॉर्मूले के विरोध में है। इसी देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एक ऑर्डर निकाल दिया था हिंदी को कंपलसरी करने का, बाद में विड्रॉ करना पड़ा। तो जो मराठी भाषा का मुद्दा लेकर वो मिले थे उनसे, किताब उन्होंने बहुत सिंबॉलिक ढंग से किताब दी थी, इसको गोदी मीडिया ने छुपा दिया कि वो क्यों मिले थे। तो अब ये जो इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही, तफसील से शकील साहब ने बहुत सारी बातें बता दी, लेकिन मैं सिर्फ एक बात इंडिया गठबंधन की बैठक में ये भी सवाल उठना चाहिए कि जो मीडिया इनको इंडी गठबंधन कहता है, उसका ये क्या करने जा रहे हैं। जी, जो रोज देश में दंगा फैलाने का काम करता है, उस मीडिया का ये क्या काम करने जा रहा है। जो भारत के संविधान के खिलाफ रोज साजिशें करता है स्टूडियो में, उस मीडिया का ये क्या करने जा रहे हैं जो इनको इंडी गठबंधन कहता है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है और इस पर चर्चा होनी चाहिए, बहुत चर्चा होनी चाहिए। अमलेंदु जी, कैसे आप देखते हैं इंडिया गठबंधन की बैठक में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन की तैयारियों की बात करें और आने वाले इस लोकसभा सत्र की बात करें तो उसको कैसे देखा जाए, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन से लेकर तमाम ऐसे अलग अलग मसले हैं जिसका जिक्र आ रहा है कि ये लोग लेके आने वाले हैं ऐसे बिल को, लेकिन दूसरी तरफ सवाल बहुत हैं। सबसे बड़ी बात कि जिस सत्र की, विशेष सत्र की मांग इंडिया गठबंधन या विपक्षी दल के नेता लगातार करते रहे, इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चाहे जिसने भी खत्म करवाया, 24वीं बार कह के डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म करवाया हो, लेकिन इस पर चर्चा तो होनी चाहिए थी। और क्या उम्मीद है कि इस पर चर्चा होगी? ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहा हूं। जी बिल्कुल राजीव जी, सरकार इस पर चर्चा नहीं करेगी, ये सरकार की मंशा स्पष्ट हो चुकी है। और हम लोगों ने राजीव जी खबर भी दी थी कि जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जावेद अली खान, उन्होंने बाकायदा बताया कि जो राज्यसभा में पहला दिन होता है तो रक्षा मंत्रालय के सवालों के जवाब देने के लिए होता है, और सरकार ने पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर कराने में ट्रंप के बयान, इन सबसे संबंधित सवालों को लेने से इनकार कर दिया है। सभी तरीके के प्रश्न, चाहे वो तारांकित हो या अतारांकित हो। जब राजीव जी सरकार सवालों के जवाब देना नहीं चाहती है, जो पूछे जा रहे हैं उससे, जो कि सांसदों का अधिकार है, और जब भी सदन में हंगामा होता है तो आसंदी की तरफ से कहा जाता है कि आप बताइए, प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, प्रश्नकाल चलने दीजिए, ऑर्डर प्लीज। माननीय सभासद, माननीय सदस्यगण, हमारे बिरला साहब कहते हैं जी, और जो कहते हैं हमारे धनखड़ साहब, तो जब वो सांसदों के इस पर सवाल ही नहीं लिए जा रहे हैं तो चर्चा तो सरकार इस पर नहीं कराएगी, ये स्पष्ट है। लेकिन इंडिया गठबंधन को रणनीति ये तैयार करनी है, मुझे लगता है इस पर यही चर्चा चल रही होगी कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी को बाध्य किया जाए कि नरेंद्र मोदी सदन में आए और इस मसले पर जवाब दें। आपको याद होगा राजीव जी कि पिछले लोकसभा जो थी उसमें जब मणिपुर पर अविश्वास का प्रस्ताव आया, नरेंद्र मोदी मणिपुर का मां बोलने के लिए तैयार नहीं थे, लगातार भाग रहे थे, सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे, और जब अविश्वास प्रस्ताव आया तो मजबूरी हुई नरेंद्र मोदी की सदन में आने की, और मणिपुर पर बात करनी पड़ी उनको, भले ही विपक्ष के बाइकआउट के बाद। तो हो सकता है कि अगर सरकार इस पर तैयार नहीं होती है कि वो सुने, और चूंकि इस समय सदन में स्थिति भी ऐसी है कि सरकार बिल्कुल तलवार की नोक पर चल रही है राजीव जी, और बिहार चुनाव से पहले बिहार में जो गतिविधियां हो रही हैं, अंदर से नीतीश कुमार भी खुश नहीं है, इस तरीके की भी सूचनाएं हैं। तो क्या इस मसले पर जिस तरीके से टीडीपी के सांसद गए, उनका प्रतिनिधिमंडल मिलकर आया चुनाव से, और बिहार में जो एसआईआर चल रहा है उसको लेकर के जो चिट्ठी दी है तेलुगु देशम ने, तो क्या इन सब मसलों को लेकर कोई अविश्वास प्रस्ताव भी आ सकता है? ये मेरे दिमाग के ऊपर है, मैं ये नहीं कहता कि मतलब हाँ इंडिया चल रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस पे अंतिम अस्त्र के तौर पर इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि अगर नरेंद्र मोदी सदन में नहीं आते हैं, ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम मसले पर चर्चा नहीं होती है, जैसा कि ओम बिरला साहब पहले कह रहे थे कि यह सरकार बनाती है वोटर लिस्ट, ये सारे अगर मसले होते हैं
तो इस पर एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और चंद्रबाबू नायडू साहब से पूछा जाए कि आप जो चिट्ठी लेकर आए हैं चुनाव आयोग को, उस चिट्ठी का समर्थन आप सदन के अंदर करेंगे कि नहीं करेंगे, ये मजबूर किया जाए। और इसीलिए राजीव जी, तेजस्वी यादव की जो 35 दलों को चिट्ठी है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और वो गैर इंडिया दलों को भी चिट्ठी गई है और औरों को भी जाएगी। तो एक बड़ी राजीव जी मुझे लगता है कि ये तैयारी हो सकती है कि मोदी जी चीजें आपके हाथ में जरूर है, लेकिन आपके हाथ से चीजें फिसल भी रही हैं। और आपका जो माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप है, उसने संसद सत्र से पहले 24वीं बार जो बात कही है और ये कहा है कि 5 जेट विमान गिरे, भले ही नाम नहीं दिया हो, लेकिन दुनिया जानती है कि जेट किसके पास है। जी और जो खबरें आई थी अंतरराष्ट्रीय मीडिया में, सबको मालूम है। हमारे सेना के अधिकारियों ने कहा जा रहा है कि पिछले दरवाजे से स्वीकार किया कि हमारे जहाज गिरे, सीधा उन्होंने नहीं किया, चाहे वो कैप्टन शिव कुमार हो, चाहे सीडीएस हमारे चौहान साहब हो, सबका कहना मतलब यही था कि हाँ नुकसान हुआ, लेकिन हमने जवाब क्या दिया, तो एक तरीके से स्वीकार किया जा चुका है कि हमारे जहाज गिरे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप को संसद के अंदर से जवाब देना होगा। डोनाल्ड ट्रंप को गालियां देनी होंगी, वो कहना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप छूटा है, और ना नरेंद्र मोदी छूटे, सदन में आकर तय हो जाएगा। जी, आप तो बिल्कुल नरेंद्र मोदी को कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं अमलेंदु जी, वरना वहाँ इम्पीचमेंट की बात आप कर रहे हैं। इम्पीचमेंट तो खैर प्रधानमंत्री के लिए नहीं होता, लेकिन इम्पीचमेंट शब्द इसलिए यहाँ कह रहा हूँ क्योंकि एक इम्पीचमेंट की तैयारी चल रही है जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में, और जो अब जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में दोबारा। लेकिन प्रोफेसर रविकांत जी, जब यहाँ जो अमलेंदु जी कह रहे हैं कि आप अगर इस संसद सत्र में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र नहीं करेंगे, और ये सही है कि तारांकित या तो तारांकित या अतारांकित दोनों किसी भी ढंग के सवाल नहीं लिए गए हैं संसद सत्र में, आप ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड सवाल अगर नहीं लिए गए, ये खबर अभी तक जो आई हुई है उस आधार पे, हो सकता है परसों ले लिए जाएं, वो अलग बात है, लेकिन अभी तक के खबर के अनुसार नहीं लिए गए हैं, तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? और क्या यहाँ पर जो अभी तक भागने वाली नौबत दिखाई दे रही थी, वही नौबत अभी फिर आगे देखेंगे? और भागने वाली नौबत अगर होगी तो फिर संसद चलेगी कैसे? देखिए राजू जी, ऑपरेशन सिंदूर पर, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी ने अपने घर में जो सिंदूर का पौधा लगाया है, अगर उस पर कोई सवाल पूछा जाए तो हो सकता है उस पर डिस्कशन हो जाए, क्योंकि अब संसद में कोई गंभीर मुद्दा नहीं आएगा और ये सरकार संसद को नहीं चलने देगी। ठीक वैसे ही जैसे बिहार में जो वोटर हमारे नहीं है तो उनका वोट नहीं बनेगा, और ये अब संकेतों में कहने की जरूरत नहीं है, ये खुले तौर पर हो रहा है कि जो लोग मृत हो चुके हैं उनके तो वोट हैं, बन रहे हैं, उनके नाम जा रहे हैं, और जो लोग जिंदा हैं उनके साथ वोट गायब हो जाए। अब जो 40-50 लाख की लिस्ट